अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, रियासत और इलेक्शन कमीशन के लिए सबक हासिल करने का मकाम है। भारत में 1.5 माह तक 5 मराहिल में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात हुए। साफ, शफाफ और धांधली से पाक इलेक्शन में 64 करोड़ वोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाले, जिसके नतीजे में हफ्ता 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत में न निगरान हुकूमत बनी, न ठप्पों वाली वोटिंग के इल्ज़ामात लगे, ना ही फौज की ज़रूरत पड़ी। भारतीय इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोदी हों या राहुल गांधी, नताइज सबको तस्लीम है, मगर पाकिस्तानी वोटर्स अब भी साफ शफाफ इलेक्शन को तरस रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख में शायद एक भी इलेक्शन साफ शफाफ बाएतमाद, जिन पे अवाम और सियासी जमातों ने यकसा एतमाद किया हो, इंतहाई अफसोस की बात है कि वो आज तक नहीं हुए हैं। शाबाश है इंडियन इलेक्शन कमीशन को, यकीनन इतना बड़ा इलेक्शन, 64 करोड़ वोट डाले गए, मगर धांधली की आवाज़ कहीं से नहीं आ रही। इसके बरक्स भारत से 6 गुना कम आबादी वाले हमारे पाकिस्तान में 90 की दहाई से अब तक जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, हर बार धांधली के इल्ज़ामात लगना एक मामूल और इंतखाबी कल्चर है। हालिया 8 फरवरी के इलेक्शन भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के तहफ़्फ़ुज़ात, फॉर्म 45, फॉर्म 47 में मुबैना धांधली के शदीद तरीन इल्ज़ामात की जद में है। और शायद हालिया इलेक्शन में जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं, गो के पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा धांधली ज़्यादा ही रहे, मगर इस इलेक्शन में बज़ाहिर तमाम रिकॉर्ड टूट गए। भारत में शफाफ इलेक्शन का पिलर, सतून, सबसे अहम सतून हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही है, मगर पाकिस्तान में PTI दौर हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की बहस का सिर्फ आगाज़ हुआ। EVM के लिए कानून में तरमीम भी की गई, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत उस वक्त की अपोजिशन जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ डट गईं। इलेक्शन कमीशन भी EVM पर 37 उसने एतराज़ात उठाए और उसका नतीजा वो निकला जो आपने इलेक्शन 2024 में देखा। लेकिन बहरहाल हमारे पड़ोस में ही भारत में ये इलेक्शन शानदार इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन और यकीनन एक ऐसे इलेक्शन जो कि एक मिसाली इलेक्शन है, इस पर बात करने के लिए पहले जाते हैं नई दिल्ली, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सीनियर सहाफ़ी, साबिक एग्जीक्यूटिव एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, जनाब भारत भूषण मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भारत जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन इंडिया में हुआ है। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो इवॉल्व हुआ है इंडिया में, ये जो इलेक्शनरिंग, इलेक्शन का निज़ाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इस लेवल पर के 640 मिलियन वोट्स पड़ते हैं, 5 फेजेस के अंदर इलेक्शन होता है, रिज़ल्ट्स आते हैं, हारा हुआ भी उसको कबूल करता है, जो जीत रहा है वो भी कबूल करता है। आखिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम जो है, बहुत ही मिरेकलस सिस्टम जो है, ये इवॉल्व कैसे हुआ है भारत जी? ये इसलिए हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है खाली इमरजेंसी के 19 महीने अगर हम छोड़ दें 1975-77 के, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रही है। कभी यहाँ पे कोई फौजी निज़ाम नहीं रहा, डेमोक्रेसी रही है। तो शुरू से ही जब हमारा पहला जब इलेक्शन हुआ तो वो 4 महीने चला था। उस समय लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए पार्टी सिंबल ऐसे दिए गए जिससे वो रिलेट कर सकें, उनको सिखाया गया कैसे वोट करते हैं। और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स भी आए, जैसे TN सेशन, उन्होंने पार्टियों पे लगाम कसी, उनके एक्सपेंसेस पे लगाम कसी, वोटर्स को एजुकेट किया। इसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है वोटर्स को एजुकेट करने में। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। वो घर घर जाके वो भी पर्ची बांटते हैं कि आपका वोटिंग इस बूथ पे है, इस दिन पे, ये पर्ची साथ में ले जाइए, तो वहाँ पे उनको आसानी होगी आपका नाम ढूंढने में। जब इलेक्शन में वोटिंग होती है तो हर एक पार्टी का एक डेजिग्नेटेड इलेक्शन एजेंट वहाँ पे होता है। वो फॉर्म 17 उनसे लेता है जिसपे लिखा होता है कि कितने वोट पड़े, क्या हुआ। फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन भी काउंटिंग टेबल पे हर एक पार्टी का एक नुमाइंदा होता है, उसके पास वो लिस्ट रहती है कि EVM का नंबर क्या था, फॉर्म 17 पे क्या लिखा गया था, वो उसको टैली करता है, मैच करता है। तो इस तरीके से इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जो हमें अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो ऑल पावरफुल है, वो जेन्युइनली ऑटोनमस है और जेन्युइनली उसकी जो अथॉरिटी है वो अपनी एक्सरसाइज करता है और पूरी स्टेट जो है
वो उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको फॉलो करती है। ये तासुर सही है ना, ये जो हमारा इंप्रेशन है? काफी हद तक सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन है। जो इलेक्शन 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन होता है, इन लोगों को जो जिस प्रोसेस से चूज किया जाता है वो जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने बदल दी, जिसमें सरकार की मेजॉरिटी रहती है, और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं अक्सर। तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो उनके फेवरेट्स होते हैं, उन्हीं को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। और इस वजह से हमने देखा कि कई बार इलेक्शन मोदी जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कम्युनल रेटरिक है उनका, हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनको वार्निंग नहीं देता, उनकी खिंचाई नहीं करता। एक इलेक्शन कमिश्नर आए थे अशोक लवासा, जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनको लात मार के ऊपर फेंक दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया, एशियन कहा कि रिजाइन करो, एशियन डेवलपमेंट बैंक चले जाओ। अभी भी जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं नहीं मानता कि इन्होंने बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से ये चुनाव करवाया है, ये इलेक्शन करवाया है। मोदी जी ने जब मुसलमानों के खिलाफ बोला, उनको घुसपैठिया बोला, इन्फिल्ट्रेटर बोला, 4-4 बच्चे पैदा करने वाला बोला, ऑपोजिशन को कहा कि ये मुसलमानों के अपीजर्स हैं, तो उनको चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि उनको डांटते, उन पे 48 घंटे या 24 घंटे कैंपेनिंग पे रोक लगाते। लेकिन क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां राहुल गांधी ने भी की हैं, कुछ गलतियां नरेंद्र मोदी ने भी की हैं, इसलिए हम पार्टी के 2 बड़े लीडर्स को छोड़ देते हैं और उनके पार्टी प्रेसिडेंट को हमने इम्पोर्टेंट ये आप एग्जाम्पल दे रहे हैं फेवरेटिज्म की, और ये कि इलेक्शन कमीशन ने उस तरह से एक्सरसाइज नहीं किया जो जुडिशियस होता या जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता, वो ना होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स आया है वो राहुल जी भी मान रहे हैं, नरेंद्र जी भी मान रहे हैं। इसमें जो इसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे ये जो EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम भारत में आया है, इसका कितना अहम किरदार है, और जाहिर है कि ये एक अपेरेंटली बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इफेक्टिव है, और बैलेट पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव है। बैलेट पेपर के समय में क्या होता था कि जो काफी गुंडागर्दी होती थी, एक दिन पहले जाके बैलेट बॉक्सेस को स्टफ कर दिया जाता था। सुबह जब लोग वोट देने जाते थे तो उनसे कहते थे कि आपका वोट तो पड़ चुका है, घर चले जाइए। वो नहीं होता। लेकिन कुछ और चीजें होती हैं। अभी भी लोगों को शिकायत है कि कई लोगों के नाम कट जाते हैं, जब वो जाते हैं वो देखते हैं कि उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए हमारे वोटर को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा था सिविल सोसाइटी का रोल है इसमें, कि लोग 1 महीने पहले से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा नाम है लिस्ट में कि नहीं है। नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते हैं या जाते हैं, कहते हैं कि हमारा नाम डालिए। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। और EVM में मुझे तो कम से कम लगता है कि घपला कम होता है, बल्कि फिर भी लोग हैं जो कहते हैं कि साहब उसके सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की जाती है, पर मैं इस बात को नहीं मानता जी। क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद हम उस इम्प्रेशन को देख रहे हैं, जो हमें एक्सप्रेशंस हमें नज़र आए हैं अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। अक्रॉस द बोर्ड एक सेटिस्फेक्शन है इलेक्शन के निज़ाम पे, अक्रॉस द बोर्ड जो है एक एक्सेप्टेंस है तमाम रिज़ल्ट्स की, और अक्रॉस द बोर्ड हमें नहीं लग रहा कि कोई ग्रोस बात हुई हो कि फजिंग हुई है या ये कि इलेक्शन के अंदर फ्रॉड हुआ है किसी किस्म का। तो वो हम एक चीज़ को देख रहे हैं। बिसाइड अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी भारत जी, और अब इसमें ये बात तो सही है कि बीजेपी अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकती, तो उसकी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो इलेक्शन इस मरहले से पहले तय हो चुके हैं, या अभी बाकायदा गिव एंड टेक होगी और बड़ी कोई हम इंटेंस निगोशिएशंस देखेंगे, गिव एंड टेक देखेंगे? 2 चीजें हैं इसमें। एक तो कि बीजेपी हमेशा से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक हिस्सा थी। 2014 में भी वो कहते थे ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या NDA की सरकार है, बीजेपी उसको लीड कर रही है। 2019 में भी यही कहते थे। लेकिन दोनों पार्लियामेंट में बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी थी, उसको अपने अलायंस की उतनी जरूरत नहीं थी। वो उनको बड़े शॉर्डीली ट्रीट करती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल उनको छोड़ के चला गया। उनकी नीतीश कुमार से नहीं बनी, वो भी छोड़ के चले गए थे, और अभी फिर से वापस आए इस इलेक्शन से पहले। शिवसेना छोड़ के चली गई थी।
लेकिन अब क्या है कि बीजेपी की इस बार अपने आप में मेजॉरिटी नहीं है, 32 सीटें कम हैं, तो इसलिए उनकी डिपेंडेंस अपने एलाइज पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। एलाइज भी ये जानते हैं, और जो दो बड़े एलाइज हैं वो हैं नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के बिहार से, जिनके पास 12 सीटें हैं, और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, उनके पास 16 या 18 सीटें हैं। तो 30 सीटें इनके पास हैं, इनके बिना मोदी सरकार नहीं बना सकते। और दोनों बड़े वेटरन्स हैं अलायंस पॉलिटिक्स के, वाजपेयी के ज़माने से। तो ये लोग अपनी अपनी कीमत बिल्कुल वसूल करेंगे मोदी जी से। अभी सुनने में ये आ रहा है कि कोई कह रहा है कि मुझे 3 मिनिस्टर चाहिए, कोई कह रहा है 4 मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट चाहिए। दोनों ये एलाइज कह रहे हैं कि हमको स्पीकर की पोस्ट दो। स्पीकर की पोस्ट इसलिए कि मोदी जी की आदत है, और कम से कम उनके साथी अमित शाह जी की, कि ये दोनों मिलके अपने एलाइज की पार्टीज को भी तोड़ देते हैं, उनको हजम कर लेते हैं। तो इसमें स्पीकर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो अगर स्प्लिट हो गया तो उसको लेजिटिमेट माने या ना माने। तो इसलिए दोनों पार्टीज जो हैं वो स्पीकर की पोस्ट भी मांग रही हैं। तो सौदेबाजी तो होगी, और सौदेबाजी करने में मोदी जी और अमित शाह को कोई एतराज नहीं होगा। दोनों गुजरात के हैं, दोनों सौदागर हैं, उनके खून में है बिजनेस, तो वो बिजनेस डील करेंगे इनके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भूषण, एक्स एग्जीक्यूटिव एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, भारत के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पे निगाह डालते हैं, जहाँ पर हर इलेक्शन में बदतरीन धांधली के इल्ज़ाम आते हैं। 2024 के इलेक्शन में, हालिया इलेक्शन में धांधली के तमाम इल्ज़ाम के जो रिकॉर्ड बने हैं शायद वो टूट गए। पाकिस्तान क्यों साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्यों उसकी कोई मिसाल कायम कर सकता है साफ शफाफ इलेक्शन की, आखिर क्यों ये नामुमकिन है? इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्शन रिजल्ट्स आपने फॉलो किए। इंडिया में मैसिव इलेक्शन है, देखें ना 64 करोड़ वोट पड़ गए, और एक नाकाबिल यकीन लेवल की 5 लेवल की इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन, धांधली के इल्ज़ामात नहीं लग रहे। हारने वाला रिज़ल्ट्स मान रहा है, जीतने वाला रिज़ल्ट्स मान रहा है। लोग हमारे जैसे हैं, सब कुछ हमारा जैसा है, मगर क्या वजह है कि हम इलेक्शन की बदतरीन मिसालें दुनिया के सामने पेश करते हैं और भारत ने बेहतरीन मिसाल पेश की? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में जो आपका तबसरा है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। हमारे इंतखाब आफ्टर इंतखाबात, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, हमें नज़र आता है कि उसके अंदर बड़ी सीरियस किस्म की, संगीन किस्म की धांधलियाँ भी होती हैं, बेकायदगियाँ भी होती हैं, और उनके रिज़ल्ट फिर कोई तस्लीम नहीं करता। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि ऐसा क्यों होता है, मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूं कि इंडिया में ये जो ब्लैक एंड वाइट का एक मंज़र पेश हो रहा है कि पाकिस्तान में सब ब्लैक है और इंडिया में सब वाइट है, अब कम से कम इन इंतखाबात में जो 2024 के लोकसभा के इंतखाबात हैं वो सब वाइट नहीं है। मैंने बहुत सीरियस इल्ज़ामात सुने हैं राहुल गांधी की ज़बान से, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ममता बनर्जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि इन इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग हुई है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उनका इकनॉमिक और फाइनेंशियल घपलों को तहकीकात करने का इदारा है, हमारी तरह नैब समझ लीजिए, नैब का हम का इक्विवेलेंट, उसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पकड़ा है, जेल में डाला है, 2 चीफ मिनिस्टर्स को इस तरह से जेलों में डाला है। तो उनकी शिकायत भी बहुत हैं। ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रैल तक चैलेंज हो रहा था कि ईवीएम के अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा भारत भूषण साहब ने कि नरेंद्र मोदी साहब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे, जो कि इलेक्शन की जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खुली खिलाफ वर्जी थी। शिकायत की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके ज़रिए से पैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लिए जाते रहे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे उसे गैर कानूनी करार दिया, लेकिन बेशक ये जितने अवामिल का आप जिक्र कर रहे हैं, बेशक ये इम्पॉर्टेंट है और ये साफ शफाफ इलेक्शन के ज़िम्रे में आते हैं, इनमें इनका हिस्सा है। लेकिन जो इलेक्शन का जो असल दिन है, जिस दिन इलेक्शन हुआ उसमें वोट डला,
वोट गिना गया, और जैसा कि आपने सुना कि हर पोलिंग एजेंट के पास जो उसके पास रिज़ल्ट था, इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट ने उसको टैली किया, ये गैर मामूली बात है। डेफिनेटली अगर हम इसको सिर्फ तन्हा ये देखेंगे कि ये भारत के इलेक्शन जो हैं वो साफ, शफाफ, ईमानदार और पूरे प्रोसेस को इसके अंदर डालेंगे तो बेपनाह उस पर सवालात आ जाएंगे, लेकिन इट सेल्फ इलेक्शन को ये उसको डाइल्यूट नहीं कर सकता कि जो प्रोसेस हुआ है, जिसको तस्लीम किया है, क्रॉस द बोर्ड तस्लीम किया है तमाम पार्टिसिपेंट्स ने, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि 100% उसको किया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, जो उस पर वो सामने आया है, उसको हम जो उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो जिस दिन जो इलेक्शन हुआ है, वो तो डाइल्यूट नहीं होती ना। और हम ये तो नहीं कह सकते अपने आप को तसल्ली दे कि नहीं जी वो भी ऐसे ही हुआ है जैसा हमारा हुआ है। नहीं, हमें उसकी कोई तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि हमारे इलेक्शन बहुत ख़राब होते हैं, तसलसल से ख़राब हुए हैं। इंडिया में तसलसल से इलेक्शन ठीक हुए हैं, लेकिन 2024 में उनके यहाँ भी एक नई तारीख रकम हुई है। राहुल गांधी साहब के अल्फाज ये हैं कि अगर प्री पोल रिगिंग ना होती तो हम ये इलेक्शन जीत चुके होते, लेकिन इलेक्शन नहीं जीते, इसलिए बावजूद इसके भी फ़र्क काम है। लेकिन मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस दफ़ा के इलेक्शन इंडिया की अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किए, जिस तरह से पाजी में वो करते रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब हम आ जाते हैं कामरान खान साहब आपके सवाल की तरफ। मेरा ख्याल में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, और वो ईवीएम के बारे में जो आपका सवाल है उसका जवाब भी बिलाल साहब, मैं ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पे लोगों को ये तसल्ली मिले कि नहीं जी कुछ एक जैसी कुछ हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ये हुए हैं। देखिए, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो सही बात है वो सही बात है। और हम कब तक अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे और अपने आप को सहारा देते रहेंगे ये कह के कि देखें नहीं वो भी इतना ख़राब हुआ है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी के सदर की गुफ्तगू सुनाता हूँ ताकि फिर इस बात को तो ज़रा हम क्लियर करें ना यहाँ। जी अहमद बिलाल साहब, ये कांग्रेस पार्टी के सरबराह हैं, आपने सुन ली ये सारी गुफ्तगू। अब यहाँ के फॉर्म 45, 47 इनके मामलात का जिक्र कीजिए और देखिए कि वहाँ पे किस तरह से जो रिज़ल्ट पोलिंग एजेंट के पास था और जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, यानी कि 11 लाख पोलिंग स्टेशंस के अंदर ये चीज़ हो रही है और वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड रिज़ल्ट मैच कर रहा है। तो हमें नहीं चाहिए ना कि हम इसको बिल्कुल कहें कि जी कि नहीं हमारे उनमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो समझता हूँ हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एब्सोल्युटली वाइट वो भी नहीं है, और ख़ास तौर पे 2024 के सर एब्सोल्युटली वाइट तो कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली वाइट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, एब्सोल्युटली वाइट तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। एब्सोल्युटली वाइट तो अमेरिका के इलेक्शन को, बरतानिया के इलेक्शन को भी लोग नहीं कहते। तो चले अब हम अपने पे आ जाए ना प्लीज़, हम उसको कंपेयर करें ना कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। हमारे इंतखाबात के अंदर जो तसलसल के साथ हमारी ख़राबियाँ हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा इंतखाबात का और जमहूरियत का निज़ाम, उसके अंदर तसलसल नहीं रहा, कंटिन्यूटी नहीं रही। और इसका जिक्र भारत भूषण साहब ने भी किया कि इंडिया में ये इसलिए हो पाया कि वहाँ कंटिन्यूटी रही। हमारे यहाँ बार बार फ़ौजी हुकूमतें आईं, उन्होंने मदाखलत की, उन्होंने फिर हमें अपना सफ़र सिफर से शुरू करना पड़ा, और इसकी वजह से हमारे यहाँ इदारे मजबूत नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं हो सका। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो है, और उसके बारे में हमें कहना चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ मरकज़ी सतह पे इंतखाबात को कंट्रोल किया जाता है, सबवर्ट किया जाता है, और उनको नताइज को पहले से तय कर लिया जाता है कि इस दफ़ा इस सियासी जमात को तो हमने इलेक्शन नहीं जीतने देना, और इस दफ़ा इस सियासी जमात को हम इलेक्शन जितवाएंगे। ये 1988 से सिलसिला चल रहा है। कभी हम इत्तेहाद बनाते हैं, उनको पैसे बांटते हैं, उनके लोगों को पकड़ते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं इंतखाबात से पहले। 24 में भी ऐसे हुआ, 18 में भी ऐसे हुआ। तो मरकज़ी सतह पे हमारे इंतखाबात को कंट्रोल करने और उनको तय करने की जो रविश है, ये हमारा बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, और इससे पहले भारत भूषण हमें बता रहे थे कि भारत में इलेक्शन पे जो एतमाद का इजहार है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। इस मौजू पर बात करते हैं, मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस की, और अब आज हम बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें। तीनों पर बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, चैलेंज हुआ है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पहुँचे, जहाँ पर मामला जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जाहिर है वो उनका ताल्लुक PTI से नहीं है, उनके मामला बहुत ही दगरगू हुए। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिससे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में हरकत में आ चुका है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के इंतखाबात की बात करते हैं। आम इंतखाबात को 4 महीने हो चुके हैं। मुतनाज़ नताइज से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत मुल्क भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जारी हैं। ताहम वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली के तीनों हलकों के नताइज का मामला इंतहाई अहमियत का है। यहाँ नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं और नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया गया है। गुज़श्ता 6 समातों के दौरान मुतअद्दिद बार अदालती हुक्म के बावजूद नून लीगी उम्मीदवारों ने जवाबात जमा कराए और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर्स पेश हुए, जिसके बाद तीनों कामयाब उम्मीदवारों को जुर्माने के साथ जवाब जमा कराने की अब आखिरी मोहलत है। ट्रिब्यूनल में समाअत के बाद नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में है। हैरत की बात यह है कि तीनों लीगी उम्मीदवारों ने जीत के बाद दावा किया था कि हमारे पास फॉर्म 45 समेत तमाम सबूत मौजूद हैं जो अदालत के तलब करने पे पेश कर दिए। और इसी तरह से हुआ ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहुंच गए और वहां पर पैदा होने वाली नई मुश्किलात अब सामने आई हैं, क्योंकि नून लीग के तीनों कामयाब उम्मीदवारों ने परसों ट्रिब्यूनल की शफाफियत पर एतराज़ात उठा दिए हैं और इलेक्शन कमीशन से ट्रिब्यूनल की मुंतकली का मुतालबा कर दिया है। और लगता यह है कि अब इसका क्योंकि फैसला नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकी जा रही है और अब इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत पर कोई एक्शन होगा। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि ये तो जो तीनों उम्मीदवार हैं इन्होंने टेलीविज़न पे कहा था कि उनके पास 45, 47 ये सारे फॉर्म्स हैं, ट्रिब्यूनल में हम अब जाएंगे तो वहाँ पे सारा पेश कर देंगे। ये ट्रिब्यूनल में ऐसी क्या कार्रवाई हुई जिसके बाद ये तीनों जो जीते हुए नून लीगी जो उम्मीदवार हैं या जो MNAs हैं ये फिर इलेक्शन कमीशन पहुँचे? तो क्या वहाँ पे इनका केस वीक हो रहा था, क्या हुआ था? कामरान साहब, उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो केसेस हैं ये प्रोसीड ना करें और वो ये साबित करें कि ये धांधली नहीं हुई थी, लेकिन वो फॉर्म 47 या फॉर्म 45 और 46 पेश करने की बजाय वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो इन दरखास्तों को ना सुने। उन्होंने एतराज़ात भी दायर किए। उन्होंने ये कहा कि ये ट्रिब्यूनल इन दरखास्तों को नहीं सुन सकता, ये वक्त के बाद दायर की गई। सेक्शन 145 ये कहता है इलेक्शन एक्ट का कि 45 दिनों के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल में फ़ाइल करनी थी। तो जब इन्होंने जो PTI ने एतराज़ात या इलेक्शन पिटीशंस फ़ाइल की थी तो वो पहले एतराज़ात लगे तो इन्होंने 7 दिन के अंदर एतराज़ात दूर करने थे, लेकिन इन्होंने 20 दिन के बाद एतराज़ात दूर किए। लिहाजा ये टाइम बार्ड हो चुका है, अब इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स ना करे ट्रिब्यूनल। लेकिन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, वो इन ट्रिब्यूनल को लेकर चल रहे हैं। तीनों हलकों में वो हर हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और इसमें 40 से ज़ायद कैंडिडेट्स थे, फ़रीक़ैन की एक बड़ी तादाद थी। उन्होंने कहा कि सबको नोटिस करें, जो नहीं पेश होता अखबार में इश्तिहार दें, TV पे चलाएं, वो अगर नहीं आते तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करें और उसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हैं, वो पेश नहीं होते उन्हें भारी जुर्माना कर दिया गया। जो रिटर्न कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे जब फॉर्म 45 डिमांड किए जाते हैं तो वो जवाब देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले हमारे जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर फैसला करे, ट्रिब्यूनल कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए। तो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को फिर उन्होंने चैलेंज कर दिया और ये कहा कि ये ट्रिब्यूनल इम्पार्शल नहीं है, ये जानिबदार है। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी और इसमें ट्रिब्यूनल को चार्जशीट कर दिया और ये कहा कि ट्रिब्यूनल दुरुस्त कार्रवाई नहीं कर रहा, लिहाजा इस केस को शिफ्ट कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर के ऊपर इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया विदिन 24 आवर्स और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया। 2 दिन की तारीख भी डाल दी कि नोटिस जारी कर दिए, जिसमें ट्रिब्यूनल से भी रिकॉर्ड मांग लिया, PTI को भी नोटिस जारी कर दिए और कल अब उस मुकदमे की समाअत है। सो इस सारे मामले के ऊपर कल बहुत अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसको भी चैलेंज कर रखा है, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स को भी चैलेंज कर रखा है और इलेक्शन कमीशन ने भी ट्रांसफ़र का जो केस है मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों के ऊपर वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सो अब दोनों साइड्स के ऊपर कल प्रोसीडिंग्स हैं कि अब देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन पहले ऑर्डर पास करता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एतराज़ात भी दायर कर दिए हैं और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट पे भी है ना, जिसने कि पहली ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए नाम भेजे हुए हैं पर इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। तो ये ट्रिब्यूनल्स का मामला सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इशू है।
जी कामरान साहब, ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहले नाम दे दिए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा कि हमें मजीद नाम दिए जाएं, और उसके ऊपर फिर ट्रिब्यूनल्स के जब नाम भेजे गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर ऑर्डर पास नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के अलग से इशूज़ हैं कि वहाँ पे भी जो सीनियरिटी में या जिन जजेस का जो अगर ताल्लुक नहीं था इलेक्शन मैटर से, उनके नाम भेज दिए गए और उनको कहा गया कि उन्हें ट्रिब्यूनल्स में शामिल कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद कोशिश है पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी कि सी पैक रमा दवा रहे, मगर मसाइल हैं, बेपनाह मसाइल हैं। बहुत पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊँची है, लेकिन सी पैक के रास्ते में और पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से रुकावटें भी इतनी ही ऊँची सामने आ रही हैं। इस वक्त एक दौरा हो रहा है चीन का, जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या प्रैक्टिकल इसके नताइज निकलेंगे, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सी पैक दुश्मन क़ुव्वतों की तमाम तर साजिशों और तखरीबकारी के बावजूद पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे नए इम्कानात की तलाश में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना वज़रा और कारोबारी शख्सियात लेकर कोई तकरीबन 126 रुकनी वफ़द के हमरा कल से चीन में है, जहाँ वो सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स के क़याम और ML1 प्रोजेक्ट समेत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तकमील पर राह हमवार कर रहे हैं। आज चीन के शहर शेंज़न में पाकिस्तानी वफ़द ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि सी पैक के मनसूबे अब बिजनेस टू बिजनेस मरहले में दाखिल होंगे और चीन की इम्पोर्ट्स में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ेगा। खबरें हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे में पाकिस्तान और चीन की कंपनीज़ के दरमियान मफाहमत की 16 यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल फ़ोन और दीगर शोबों में इश्तराक अमल और सरमायाकारी की मफाहमतों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशागवाफ अंदाज में चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में मुकम्मल सिक्योरिटी की चीनी सरजमीन पर इसकी गारंटी दी। चीन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इन ज़मानतों की, इन गारंटीज़ की इस हवाले से किस हद तक एक्सेप्टेंस होगी और इसके नतीजे में क्या वाकई सी पैक एक बार फिर रवा दवा हो जाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से थिंक टैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात हुए हैं जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हो रहा है, बिशाम वाला सिक्योरिटी का वाक़या, दूसरी जानिब चीन की जो कंपनीज़ यहाँ पे जिन्होंने कि सरमायाकारी की, जिन्होंने IPPs में सरमायाकारी की, उनके बहुत बड़े बड़े इस वक्त जो हैं वो ड्यूज़ हो गए हैं, वाजिबुल अदा रकूम हैं बहुत बड़ी, जो कि हम पे नहीं कर पा रहे। चीन के शहरियों की सिक्योरिटी हम नहीं कर पाए और ताबड़तोड़ हमले हुए। उसके बावजूद इस बात की क्या आपको, इस उम्मीद की क्या किरणें नज़र आ रही हैं, कितनी आपको यकीन है कि सी पैक बहरहाल अपनी रफ्तार पर रवा दवा रहेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म का जो एजेंडा है इस दौरे के दौरान जो मंसूबों के हवाले से, उस पर कोई काबिल अमल पेशरफ्त होगी? जी यकीनन जो सानहा हुआ है चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ और चाइनीज़ सिटीजन्स के साथ, और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे हैं, उनका एक बहुत मनफी असर पड़ा है चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सोच के ऊपर। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से हर मरतबा ये यकीन दहानी कराई जाती है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और तमाम ज़रूरी इक़दामात जो है वो लिए जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा गंभीर इशू है जिसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो इदारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीनी जो है वो यहाँ पर आते हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी गैप्स हैं, कुछ लकूनाज हैं जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में जो है ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ साथ चीन ने जो है इन वाक़यात को जो है अपने बाहमी ताल्लुकात में पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आने नहीं दिया, और इसके बावजूद जो है उन्होंने बारहा इस बात का इयादा किया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए और इकनॉमिक रिकवरी के लिए। ये बताइए, एक तो ये मसला हो गया सिक्योरिटी, दूसरा ये मसला जो है कि जो IPPs के ड्यूज़ हैं जो कि दे नाउ रन इनटू सेवरल बिलियन डॉलर्स, तो वो हम नहीं पे कर पाए हैं, वो कितना सीरियस मसला है? देखें, सीपैक जो है बुनियादी तौर पे जो है ये एक कमर्शियल वेंचर है,
ये दो मुल्कों के दरमियान जो है, और चीनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और चाइनीज़ हुकूमत ने जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है उस बात की गारंटी दी हुई थी कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो ड्यूज़ हैं, वो उनको टाइमली जो है वो अदा किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो है ये एक जो है वो अहम इशू है और दोनों मुल्कों के माबैन, और चीन जो है इसके ऊपर बारहा इंसिस्ट भी करता चला आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है ऐसे वेज़ एंड मीन्स जो हैं वो इख्तियार करने चाहिए जिससे जो है इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। और इस मौके के ऊपर जो है तवक्को ये की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके जो रकूम है अदायगी की, उसको जो है वो डेफर कर लिया जाए 5-6 साल के लिए। चीन जो है वो यकीनन एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और वो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन अच्छा, देता है। ये दोनों मामलात हो गए। फजल रहमान साहब, ये ये फरमाइएगा, एक जानिब चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हत्तुल मक़दूर हम नहीं फराम कर सके, इंशाल्लाह आगे फराम करेंगे। जो उनकी वाजिबुल अदा रकूम है वो हम अदा नहीं कर सके, हम इसका हमें यकीन नहीं है कि हम वो कर सकेंगे। हम डेफर्ड पेमेंट वगैरह की बात करें, आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है? बैकग्राउंड में कुछ तो हुआ होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये होगा तो क्या अमली तौर पे क्या हमें मीनिंगफुल जो इसके नताइज सामने आएंगे? क्या सी पैक वाकई हमें रवा दवा नज़र आएगा, SEZs बनेंगे, ये तमाम चीज़ें, क्या कुछ हमें इसमें कोई सॉलिड डेवलपमेंट होगी? जी, चीन की तरफ से जो है वो CPEC को जो है वो रवां दवा रखने की जो है वो पूरी कोशिश है, लेकिन उसके साथ साथ चीनियों की ख्वाहिश है कि जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है चीनियों के पाकिस्तान में काम करने का और CPEC को जो है आगे लेकर चलने का, वो भी यहाँ पे मौजूद हों। और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर आती है कि हम CPEC की जो है वो ठीक तरीके से ओनरशिप लेकर, और हमें ड्राइविंग सीट में बैठ के जो है CPEC को आगे लेके जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उम्मीद है कि उनको ये कॉन्फिडेंस जो है वो रियल इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल में जो है आने वाले दिनों में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से थिंक टैंक। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।